नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो अर्थव्यवस्था, युद्ध, व्यापार और वैश्विक राजनीति पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं और इन्हीं संगठनों से यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएससी, पीएससी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और अंत में दोस्तों एक यूपीएससी लेवल का आसान क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसका कमेंट में जवाब जरूर देना, और कमेंट में जवाब वही विद्यार्थी दे पाएगा जिसने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और जो भी विद्यार्थी जवाब देंगे उसके लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। तो जानते हैं आज 10 महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे यूएनओ भी बोलते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की थोड़ी पृष्ठभूमि समझते हैं, फिर देखते हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी को। तो पृष्ठभूमि ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 के करीब, और कुछ राष्ट्रों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया था कि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां कभी न बने। उसकी वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई थी, और 1945 में ही तो 51 सदस्य थे जो संस्थापक सदस्य थे। यानी जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था तब कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। और अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके? तो 193 सदस्य हैं। कितने? ध्यान रखना है, 193 सदस्य। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में, और इसके वर्तमान महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और एंटोनियो गुटेरेस हैं वो लगातार 2 बार बन चुके हैं। इसका कार्यकाल 5 साल का रहता है। 2017 से लेकर 2026 दिसंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, तो उसके लिए ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर इसके बाद मानव अधिकारों की रक्षा। इसका मतलब ये है कि जहां भी दुनिया में कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होगा तो जो उसकी रक्षा करेगा कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो ये थी जानकारी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं कि ये 24 अक्टूबर 1945 को तो इसका गठन हुआ था, लेकिन आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि भारत कब इससे जुड़ा था। तो भारत इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इससे जुड़ा था। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों देखते हैं यूएन की महत्वपूर्ण जानकारी कि इसके मुख्य अंग होते हैं, और ये कितने हैं? 6 अंग हैं। तो पहला है महासभा, जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो इस बात को इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और जिसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। तो इसकी कुल सदस्य कितनी संख्या है? तो 15 सदस्य हैं इसमें। 5 स्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, ठीक है। इसकी अध्यक्षता हर महीने बदलती रहती है, हर महीने, और अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये अध्यक्षता मिलती है। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। तो ये 5 महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि भारत इसका अभी तक 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कितनी बार? 8 बार अस्थायी सदस्य बना है। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि भारत भी चाहता है कि स्थायी सदस्य का सदस्य बने, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत में सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला भी देश है। क्षेत्रफल भी बहुत अच्छा है, और रक्षा क्षेत्र उसके सारे जीडीपी भी दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है वो किसी है? भारत की है। तो भारत कई सालों से कोशिश कर रहा है कि स्थायी सदस्य बने, लेकिन ये चाइना है ना, वो वीटो कर देता है हर बार। तो चाइना की वजह से हम स्थायी सदस्यता नहीं ले पाते। तो एक टर्म निकल कर आता है, महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना है। उसका नाम है G4। G4 क्या है? इसमें 4 देश हैं जो स्थायी सदस्य वीटो प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें से है, पहला है कौन? भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है ब्राजील, और चौथा है जर्मनी। तो ये 4 देश ऐसे हैं जो जिसे G4 कहते हैं, और ये स्थायी सदस्य बनने के लिए कार्य करते रहते हैं।
तो ये थी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जानकारी। इस बात को ध्यान रखना है कि भारत अब तक 8 बार स्थायी सदस्य बना है और हर महीने इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। ये 5 पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि जो स्थायी सदस्य हैं ये इनके पास वीटो पावर होती है, और जो 10 स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर नहीं होती, वो 2 साल के बाद बदलते रहते हैं। यूएन का तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? 54 देश शामिल हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 1/3 हर साल आज जाती रहती है। फिर चौथे नंबर का अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका क्वार्टर है हेग, हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेग में है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो एकमात्र ऐसा अंग है जिसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका से बाहर है, नहीं तो सारे मुख्यालय कहाँ पर आएंगे? न्यूयॉर्क में होंगे। इसमें कुल 15 कुल न्यायाधीश होते हैं और हर एक न्यायाधीश का वर्ष कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष होता है। जैसे भारतीय न्यायाधीश हैं अभी कौन? दलवीर भंडारी। तो इस बात को ध्यान रखना है, अभी कौन से न्यायाधीश हैं? दलवीर भंडारी। फिर 5वें नंबर का सचिवालय है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और 6ठे नंबर पर न्याय परिषद है, ये निष्क्रिय है वर्तमान में, अभी मतलब ये पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो ये हुई सुरक्षा परिषद के अंग। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में जिसका नाम है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। इसमें 20 देश शामिल हैं, यानी इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब? 1999 में। ये स्थापना तब हुई थी जब उस समय एशियाई वित्तीय संकट चल रहा था। तो कब? 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाई वित्तीय संकट के दौरान किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान सदस्य हैं कितने? 19 देश हैं और 2 संघ हैं। तो 19 देशों के बारे में चर्चा करते हैं पहले, लेकिन ध्यान रखना इन देशों को थोड़ा ट्रिक से याद करना पड़ेगी, नहीं तो वो याद नहीं होंगी। ट्रिक कैसी रहेगी कि महाद्वीपों के आधार पर हमको देखना पड़ेगी। जितने भी शक्तिशाली देश हैं, जिनकी भी अर्थव्यवस्था अच्छी है या जो क्षेत्रफल में ज्यादा है, उनके पास ताकत है, रक्षा पावर ज्यादा है, तो उन देशों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे कि और इसी ट्रिक के द्वारा ही इसको आसानी से याद किया जा सकता है, अदरवाइज इसको याद करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि 19 देश बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि अब हम उत्तर अमेरिका के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो उधर से देखते हैं उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका में 3 देश हैं, कौन से? यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। तो ये 3 देश बड़े देश हैं किसके? उत्तर अमेरिका के। तो ये तीनों देश आ गए। फिर दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश है और फिर अर्जेंटीना है। तो इसके कितने 2 देश आ गए? 2 देश आ गए। अब देखते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप को देखो कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? यूके। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर दूसरा फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, इटली और तुर्की और रूस। तो ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 देश किससे संबंधित हैं? ये यूरोप से संबंधित। अब अफ्रीका से सिर्फ एक देश, दक्षिण अफ्रीका ही एकमात्र देश है जो कि G20 से जुड़ा हुआ है। फिर एशिया के बारे में चर्चा करते हैं तो जापान आ जाता है, फिर चीन आ जाएगा, फिर भारत आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा, दक्षिण कोरिया आ जाएगा। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 देश एशिया से हैं। अब एक ऑस्ट्रेलिया है जो अलग से ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हो जाएगा। अब इसमें 2 संघ भी हैं। संघ कौन कौन सी हो जाएगी? यूरोपीय संघ है, तो इसको ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ में 27 सदस्य हैं और ये इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और 1993 से ही ये यूरोपीय संघ है ना, वो G20 का सदस्य बन गया। और दूसरे नंबर पर है अफ्रीका संघ। अफ्रीका संघ जो है उसमें लगभग 55 देश हैं शामिल और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तो अफ्रीका संघ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और ये कब जुड़ा है? 2023 में, ये हाल ही में G20 से जुड़ा है। तो अब कितने सदस्य हो गए इसके? 19 देश हो चुके हैं और 2 संघ हो चुके हैं। इसका G20 नाम से मतलब ये है कि पहले ये 19 देश थे और एक संघ था, तो इसको G20 कह देते थे। अब 2 संघ होने के बाद इसके सदस्य कितने हुए? 21 सदस्य हो गए। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि G20 में कोई भी मुख्यालय नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता बहुत ही मजेदार है और ये क्वेश्चन बार बार बनता रहता है, ये किस नाम से? ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्राइका। ट्राइका, ट्राइका का मतलब क्या है कि ये 3 देशों का समूह होता है। कैसे? कि
जैसे कि अभी वर्तमान में कौन सदस्य है और उससे पहले कौन सदस्य था और भविष्य में अगला सदस्य कौन होगा। तो ये जानकारी हुई G20 के बारे में। तो दोस्तों तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण संगठन है G7। G7 की बात करते हैं कि G7 की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी नींव है ना, वो तेल संकट 1973 के दौरान डली हुई थी और फ्रांस में इसकी प्रथम वार्ता हुई थी और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1975 में। और वर्तमान सदस्य हैं, शुरू में तो 6 सदस्य थे। जब ये बना था तो G6 कहलाता था। तो उनमें कौन कौन से सदस्य थे? तो यूएसए था, यूके था, यूएसए अमेरिका, यूके ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और पश्चिमी जर्मनी था। क्या? पश्चिमी जर्मनी और जापान थे। तो ये 6 देश शुरुआत में थे, लेकिन 1976 में कनाडा जुड़ गया तो G7 हो गया और 1998 में रूस जुड़ गया तो G8 हो गया। लेकिन जब रूस ने क्रीमिया जो यूक्रेन का भाग था उस पर अधिकार कर लिया तो इसे 2014 में G8 से बाहर कर दिया। तो अब ये वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? G7 है, इसलिए इसका क्या नाम है? G7 नाम दिया गया है। अब इसका मुख्यालय कोई निश्चित मुख्यालय नहीं होता है इसका, और इसकी जो अध्यक्षता है 2026 में फ्रांस के पास थे, 2025 में किसके पास थी? कनाडा के पास थी और 2026 में फ्रांस के पास है। तो इस बात को ध्यान रखना है, 2026 में किसके पास है? फ्रांस के पास है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और लोकतांत्रिक देशों में आपसी सहयोग, जितने भी दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश हैं, उनमें आपसी सहयोग होता है और वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो भारत और G7 के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन कई बार इसको अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो अभी तक लगभग 12 बार इस अतिथि के रूप में बुलाया गया है और 2019 से 25 तक लगातार इसको अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो ये जानकारी दी G7 के बारे में, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो G7 भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। जैसे कि और एक और बात कि जितने भी G7 के सदस्य हैं वो G20 के भी सदस्य हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों चौथे नंबर का जो संगठन है, इंपोर्टेंट संगठन है, जिसका नाम है नाटो, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी और वॉशिंगटन में हुई थी। कहां पर? वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो वर्तमान सदस्य हैं वो है 32। कितने? 32 सदस्य हैं। और जो सबसे लास्ट में जुड़ा है वो स्वीडन जुड़ा है, और वो कब जुड़ा है? 2024 में जुड़ा है। और नाटो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तुम देख रहे होगे 2021-22 से अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, और ये इसलिए जारी है क्योंकि यूक्रेन था वो चाहता था कि वो नाटो में शामिल हो जाए, और नाटो का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जो कि उसकी वजह से रूस डर रहा था कि अमेरिका रूस के पास में ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही मान के चलो ये यूक्रेन है और ये रसिया है, तो जैसे ही यूक्रेन नाटो के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा कि नाटो की जो महत्वपूर्ण आर्टिकल 5 है, कौन सा? आर्टिकल 5, जिसका मतलब है सामूहिक रक्षा, यानी यहाँ अमेरिका जितने भी हथियार हैं वो कहां पर रखेगा? यूक्रेन पर रखेगा। तो जो हथियार वगैरह हैं तो वो कहां पर? रूस के पास में चले जाएंगे। जैसे कि तुमने देखा होगा कि कई बार जब गांव में खेतों में जाते हैं तो खेतों में क्या होता है कि जो मेड़ बनी होती है, मेड़ की वजह से लड़ाइयां होती हैं। तो इसमें कितने देश हैं? 32 देश हैं, और लास्ट कौन सा देश है? स्वीडन देश है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स है। कहां पर? ब्रुसेल्स। जो राजधानी है किसकी? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो इसका कौन सा? ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है मार्क रट्टे, और 2024 से अभी तक बनी हुई है। क्या? मार्क रट्टे। वैसे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन? इसलिए बन जाता है क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, उसके कारण से ये खबर में रहता है। तो अध्यक्ष कौन है? मार्क रट्टे इसके अध्यक्ष हैं 2024 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
कि सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका जो आर्टिकल 5 है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। आर्टिकल 5 कहता है कि एक व्यक्ति पर, एक सदस्य पर हमला पूरे सदस्य पर हमला माना जाएगा। यानी अगर यूक्रेन पर हमला करता है कौन? रूस, तो ये मतलब है कि ये पूरा नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। इसलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थी जानकारी नाटो के बारे में। तो दोस्तों, पांचवा महत्वपूर्ण जो संगठन है वो है विश्व बैंक, और विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इंग्लिश में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसके दौरान ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, और आईएमएफ के साथ, मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी वो आईएमएफ और इसकी दोनों की साथ में हुई थी। इसमें जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं? 189 सदस्य हैं, और इसको याद रखना है कि 189 इसके वर्तमान सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की। और इसके जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान की, वो अजय बंगा हैं, और अजय बंगा कहाँ के? भारत से हैं, और 2023 से ये अध्यक्ष बने हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। या सतत विकास का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी संसाधन है उसका समान रूप से तो वितरण हो और विकास किया जाए। समान रूप से वितरण करने के बाद विकास करना ही क्या हुआ? सतत विकास हुआ। इसका कार्य क्षेत्र कौन कौन सी क्षेत्रों में इसका कार्य चलता है? स्वास्थ्य सेवा में अलग चलता है, कृषि में, शिक्षा में, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण को ये क्या ऋण उपलब्ध कराता है, वित्त पोषित करता है। मतलब ये इन क्षेत्रों में क्या देता है? ऋण देता है, पैसे देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ विश्व बैंक के बारे में, कि विश्व बैंक के जो 5 भाग हैं उनके बारे में देखते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। तो पहला है IBRD, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो ये क्या करता है कि इसका कार्य है कि मध्यम आय वाले देश है ना, उनको ऋण दे रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर IDA, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ है। इसका कार्य है कि सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण देता है। जो दुनिया के सबसे गरीब देश है ना, उनको क्या करता है? ब्याज मुक्त ऋण कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। फिर है IFC, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसका कार्य है कि निजी क्षेत्र के विकास हेतु निवेश करता है। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट फील्ड में ये विकास के लिए निवेश करता है, पैसे देता है। चौथा है MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, और निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा देता है। फिर ICSID, निवेश विवादों को निपटाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस ये रिपोर्ट जारी करता है, और बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये थी जानकारी विश्व बैंक के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं IMF के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, और इसका जो फुल है तो IMF, जिसकी स्थापना विश्व बैंक के साथ हुई थी 1944 में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। और जब ये इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें लगभग 44 देश शामिल थे। तो संस्थापक देश कितने थे? 44 देश। और इसके जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं? 191। और नया जो बना है वो है लिechtenstein, 2024 में जुड़ा है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, और प्रबंध निदेशक हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है, और 2 बार बन चुकी हैं, ये 2019 से 24 तक और 2024 से अब तक। तो इस बात को ध्यान रखना, कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। यानी ये ऐसा संगठन है जो दोनों देशों, जैसे कि अमीर और गरीब दोनों देशों को ये क्या देता है? लोन देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस सिस्टम को देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कोटा सिस्टम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले देखते हैं कि कोटा सिस्टम को निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो उसकी GDP देखते हैं। किसी भी देश को अगर कोटा सिस्टम में लाया जाएगा तो क्या होगा? उसकी GDP, अर्थव्यवस्था का खुलापन, यानी वह अर्थव्यवस्था कितने देशों के साथ अपना व्यापार करती है, तो उस बात को भी
जोड़ा जाएगा। फिर आर्थिक परिवर्तनशीलता कैसी है, उसकी तरक्की किस प्रकार से हो रही है। जैसे कि भारत को देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी है, 6+ बताई जा रही है। तो इस बात को ध्यान रखना। और विदेशी मुद्रा भंडार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है कोटा सिस्टम का निर्धारण करने में। तो देखते हैं कि जो टॉप 3 देश जिनके पास सबसे ज्यादा कोटा है, जैसे कि यूएस के पास 17.4% है, और जापान के पास 6.47% है, और चीन के पास 6.4% है, और भारत 8वें नंबर पर आता है और 2.75% के साथ। कोटा सिस्टम का मतलब ये है कि जितने परसेंट जिस देश के पास कोटा होगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, ऋण वगैरह मिलेगा। जैसे कि कोई सी आर्थिक समस्या आई तो आर्थिक समस्या के दौरान किसको कितना ऋण ब्याज मतलब ऋण मिलेगा, कौन कितना उधार ले सकता है, वो कोटा सिस्टम पर आधारित होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हुई आईएमएफ के बारे में। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विश्व बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है। तो पहला है आर्थिक प्रशिक्षक कहलाता है, ठीक है, कौन, ये प्रशिक्षक कहलाता है कौन, विश्व बैंक। और आर्थिक डॉक्टर कहलाता है कौन सा, आईएमएफ। लंबे समय हेतु ऋण देता है ये विश्व बैंक देता है, और अल्प समय के लिए कौन देता है, आईएमएफ देता है। विकासशील देशों और कम आय वालों की मदद कौन करता है, विश्व बैंक करता है। जबकि अमीर हो या गरीब हो दोनों की सहायता कौन करता है, तो आईएमएफ करता है। तो आप ही बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण होगा, मतलब कौन सा ज्यादा गरीबों की मदद करता है। इसलिए तो उसे डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि वो गरीब और अमीर नहीं देख रहा, और ये विकासशील ओनली विकासशील वाले देशों को करेगा, अमीरों की ये मदद नहीं करेगा। तो इसलिए इसे प्रशिक्षक कह रहे हैं। तो ये था अंतर विश्व बैंक और आईएमएफ में। तो दोस्तों 7वें नंबर का महत्वपूर्ण संगठन है यूनेस्को, जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और वर्तमान सदस्य इसमें 194 है, और जो नया सदस्य है वो अमेरिका है, ठीक है। और 12 सहयोगी सदस्य भी इसके सदस्य हैं। तो कितने, 194 और 12 हो चुके हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में है, इस बात को ध्यान रखना है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में। महानिदेशक हैं इसके खालिद अल एनानी, 2025 से है। और इसका जो महानिदेशक का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में इनका महानिदेशक बदलता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर विश्व शांति बनाए रखना है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों ये है जानकारी किसकी, भारत और यूनेस्को के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विश्व धरोहर जो संधि हुई थी वो 1972 में हुई थी, और भारत 1977 में इसको स्वीकार किया। तो इसमें जो विश्व धरोहर संधि हुई थी, तो विश्व धरोहर 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, और भारत में कुल कितने हैं, 44 हैं। कौन कौन सी, कि पहला है सांस्कृतिक स्थल, कितने होगा, 36, प्राकृतिक स्थल 7, और मिश्रित स्थल 1, और एक कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो जाकर कितने हुए, 44 हुए। दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसमें 16 परंपराओं को जोड़ा गया है, और जो लास्ट परंपरा जोड़ी, जो न्यू परंपरा जोड़ी गई है वो दीपावली जोड़ी गई है अक्टूबर 2025 को। फिर तीसरा है रचनात्मक शहरों की नेटवर्क, और कौन सा, इसमें भारत के कितने शहर हैं, 9 शहर हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो पहला है पाक कला वाला, तो पाक कला में कौन कौन से हैं, हैदराबाद और लखनऊ को 2025 में जोड़ा है। फिर आता है संगीत में सबसे ज्यादा आते हैं ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई, ठीक है। फिर आता है साहित्य में कौन सा, कोझिकोड। और फिर चित्रकला शिल्पकला में जयपुर और श्रीनगर, और फिल्मों में कौन, तुम जानते ही हो, मुंबई को। तो ये थी जानकारी भारत और यूनेस्को के संबंध कैसे हैं, और मतलब भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं। तो ये हुई यूनेस्को के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, ब्रिक्स समूह द्वारा हुई थी। 2009 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इस बात को ध्यान रखना है। इसमें 11 सदस्य हैं अभी वर्तमान में। पहला है बी से ब्रिक्स यानी ब्राजील बनता है, आर से रूस बन जाता है, भारत इंडिया बन जाते हैं, आई से, सी से चाइना बन जाता है। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था तो ब्रिक्स नाम हो गया था। कब जुड़ा था, साउथ अफ्रीका, तो 2010 में 5 देश जुड़े थे। कौन से, मिस्र जुड़ा था 2024 में, इथोपिया जुड़ा था 2024 में, यूएई संयुक्त अरब अमीरात 2024 में जुड़ा था, सऊदी अरब भी जुड़ा था 2024 में, ईरान भी 2024 में जुड़ा था, और इंडोनेशिया 2025 में इससे जुड़ा है। तो इंडोनेशिया लास्ट जुड़ने वाला देश है
11वां, और 10 पार्टनर कंट्री 2025 में जोड़े गए, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इस प्रकार की 10 पार्टनर कंट्री भी बताई गई हैं। तो इसका मुख्यालय कोई सा भी नहीं होता, मतलब अध्यक्षता होती है वहीं मुख्यालय हो जाता है, इसलिए इसका मुख्यालय नहीं होता। इसके अध्यक्ष वर्तमान में भारत है 2026 के लिए। भारत ने अभी तक 4 बार, ये चौथी बार अध्यक्षता रहेगी। पहली अध्यक्षता की थी 2012 में, चौथी ब्रिक्स समिट में, फिर 8वीं ब्रिक्स समिट थी 2016 में, फिर 13वीं ब्रिक्स समिट थी 2021 में, और 18वीं है ये 2026 की, जो कि 2025 में ब्राजील से ली है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। और ये ऐसे देश हैं जिसमें 40% आबादी रहती है और 25% दुनिया की जीडीपी मौजूद है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 9वें नंबर का महत्वपूर्ण संगठन है आसियान, जिसका फुल फॉर्म है आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, यानी ये साउथ ईस्ट के प्रमुख नेशंस हैं, देश हैं। स्थापना हुई थी 1967 में, बैंकॉक में हुई थी, और वर्तमान सदस्य इसके 11 हैं। पहला सदस्य है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर, पांचवा थाईलैंड, और ये 5 देश हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये संस्थापक देश हैं। तो 6ठे नंबर पर आ जाएगा वियतनाम, ठीक है, और 7वें पे लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनोई दारुसलाम और तिमोर लेस्टे, ये अक्टूबर 2025 में जुड़ा है, नया सदस्य है तिमोर लेस्टे, ठीक है। इसकी जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में, और अध्यक्षता फिलीपींस के पास है 2026 की, और हर साल अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसकी अध्यक्षता बदलती रहती है। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास करना और सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये थी जानकारी आसियान के बारे में। तो 10वां जो संगठन है वो है एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में शंघाई में। शंघाई एक चाइना का शहर है और बहुत ही पॉपुलर शहर है, बहुत ही एडवांस शहर माना जाता है ये। वर्तमान सदस्य हैं इसके 10, और जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। 5 संस्थापक सदस्य हैं। और उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा था, और भारत 2017 में जुड़ा था। पाकिस्तान भी 2017 में जुड़ा है, और ईरान 2023 में जुड़ा है। 10वां है बेलारूस, जो 2024 में जुड़ा है। तो इसकी जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग, चाइना की राजधानी में। इसके अध्यक्ष हैं 2026 में किर्गिस्तान, ठीक है। 2026 के अध्यक्ष कौन है? किर्गिस्तान। और 25 में चीन थे। चीन में था तियानजिन शिखर सम्मेलन नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथी, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? 3 एबल्स बोलते हैं। तो 3 एबल्स से लड़ना और आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके जो महासचिव हैं वो है नूरलान येरमेकबायेव। तो ये नाम भी खतरनाक है। 2025 से 3 साल का इसका महासचिव चुने जाते हैं, और कजाकिस्तान से इनका संबंध है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। GATT का स्थान लेता है। पहले जो विश्व व्यापार पर कंट्रोल रखता था वो अब कौन रखने लगा? WTA रखने लगा। तो गैट का स्थान, तो क्वेश्चन बन सकता है गैट का स्थान किसने लिया है? तो WTO ने लिया है। इसमें जो वर्तमान सदस्य हैं वो कितने हैं? 164 सदस्य हैं, और भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। तो इस बात को इसका मुख्यालय जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजी-इवेला। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक व्यापार को सरल, निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। ये यूपीएससी जैसे एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जाम में। क्योंकि और क्वेश्चन किस प्रकार बनता है? क्वेश्चन बनता है कि विश्व व्यापार रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि WTO एक तो विश्व व्यापार रिपोर्ट जारी करता है, ये महत्वपूर्ण है,
और दूसरी वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी रिपोर्ट भी जारी करता है। तो ये थी जानकारी WTO के बारे में। WHO, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और भारत इसका पहले ही सदस्य हो गया था, यानी 12 जनवरी 1948 को। तो इस बात को ध्यान रखना है, भारत ने इस संगठन को बनने से पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसमें वर्तमान सदस्य 194 हैं और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जिनेवा। इसके महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गैब्रियेसस और 2022 से 2027 तक इनका कार्यकाल है और 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर के सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना है, यानी सभी लोगों के जो स्वास्थ्य है ना, स्वस्थ व्यक्ति बनाने का इनका एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसकी महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो जैसे कि विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी और WTO परिणाम रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। फिर विश्व मलेरिया रिपोर्ट, विश्व टीबी रिपोर्ट और विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट जैसी रिपोर्टें भी ये जारी करता है। तो ये थी जानकारी WHO के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको एक शुरुआत में बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर तुमको कमेंट में देना होगा और जो भी कमेंट में जवाब देगा उसके लिए मैं गिफ्ट भी दूंगा। ये बात 100% सत्य है। तो अगर आप गिफ्ट लेना चाहते हो, देखो मैं अभी उतना अमीर तो नहीं हूं कि तुमको बड़ी बड़ी कार दे दूं, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है, अगर तुमने वीडियो को पूरी देखा होगा तो उसी वीडियो में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका अगर तुम आंसर देते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट के लिए तुमको कुछ कंडीशन फॉलो करना होगी। पहली कंडीशन है कि पहले नंबर पर वीडियो पूरा देखना है। तो ये हो गई वीडियो पूरी देखना है, ठीक है, क्योंकि जब तुम पूरी वीडियो देखोगे तभी उसको समझोगे और उसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कैसे की? जैसे कि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर मान के चलो तुम्हारी वजह से मुझे एक सब्सक्राइब बढ़ता है तो उससे मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं धीरे धीरे आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, तो वो धीरे धीरे हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले सब्सक्राइब करना है और दूसरी बात, जो भी आंसर दोगे तो वो कमेंट में दोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो कि जिससे तुम्हारा UPI बन रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि गैट की जगह किसने ली? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि तुम इसका जवाब कमेंट में जरूर दोगे और अपना गिफ्ट मिल जाएगा आपको। तो WTO, WHO, SEO और यूनेस्को, इनमें से किसने जगह ली है उसका जवाब देना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।